नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। यानी मच्छिका किसका तत्सम शब्द होता है, यही बताना। तो मच्छिका किसको कहा जाता है? मक्खी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मक्खी को कहा जाता है। तो देखिएगा तत्सम तत्सम वह शब्द होते हैं, संस्कृत के वह शब्द होते हैं जो ज्यों के त्यों यूज होते हैं, और तद्भव वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से बिगड़ कर यानी बदल कर हिंदी में प्रयोग होते हैं। वह क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर यह जो आ है ना, यह क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। और जो ये बी सी डी में दिए हैं, कहीं ना कहीं कैसे स्वर हैं? संयुक्त स्वर हैं। कौन से स्वर हैं? संयुक्त स्वर हैं। जो ए है, है और ओ है और औ, कहीं ना कहीं चार क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं, और इन्हीं को विजातीय स्वर भी कहा जाता है। जो आ लिखा इसमें सजातीय स्वर है और दीर्घ स्वर भी है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। चार कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और कौन से होते हैं? वह होते हैं। तो इसमें दिया है ना य, यानी इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिएगा जो इसमें य और जो वह होता है ना, इसको अर्ध स्वर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। और जो इसमें ल है, ल को क्या कहा जाता है? पार्श्विक कहा जाता है। और ये जो र है ना, र को क्या कहा जाता है? ल, इसमें जो र है, र को लुंठित कहा जाता है, और ल को क्या कहा जाता है? पार्श्विक कहा जाता है। जो य और वह, उसको अर्ध स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और वह होते हैं। जड़ का विलोम क्या होगा? जड़ का विलोम क्या होगा? जड़ का विलोम क्या हो जाएगा? चेतन हो जाएगा। जड़ का विलोम क्या हो जाएगा? चेतन हो जाएगा। भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जो चीज़ भविष्य में होने वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं? भावी। उसी को हम क्या कहते हैं? भावी। और जो चीज़ बीत चुकी होती है उसको हम क्या कहते हैं? भूत पूर्व कहते हैं। तो जो भविष्य में होने वाले उसको हम क्या कहते हैं? भावी। अनिल और अनल का सही शब्द युग्म अर्थ क्या होगा? यानी सही शब्द छांटना कि अनिल का क्या अर्थ होता है और अनल का क्या अर्थ होता है। तो अनल पावक दहन, ये कहीं ना अनल किसका होता है? आग का होता है। और अनिल बयार समीर, अनिल कहीं ना कहीं किसका होता है? हवा का होता है। यानी बी वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? अनेकार्थक शब्द यानी जिसके अनेक अर्थ निकलते हों। जिसके क्या है? अनेक अर्थ निकलते हों। तो जो इसमें अर्थ लिखा है डी वाला ऑप्शन, इसी के अनेक अर्थ निकलते हैं। अर्थ मतलब क्या होता है? पैसा भी होता है। और अर्थ का मतलब क्या होता है? मतलब, है ना, मीन्स है ना। तो अर्थ के कई अर्थ निकलते हैं, तो इसलिए अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा? डी वाला। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द को छाटिए। तो इसमें कौन सा शुद्ध लिखा है उसी को बताना है। तो अधिकार भी इसमें क्या लिखा है? गलत लिखा है। अनुसरण भी क्या इसमें लिखा है? गलत लिखा। आगामी नहीं आगामी होता, तो ये भी गलत लिखा है। लेकिन जो इसमें अध्ययन लिखा है ना, यह एकदम सही लिखा है। तो इसी वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, जो अशुद्ध है ना, उसको बताना है। तो क्या इसमें अशुद्ध है? जो आनुषंगिक लिखा है ना, यह एकदम सही लिखा है। जो आध्यात्मिक लिखा है ये भी एकदम सही लिखा है। क्योंकि अध्यात्म होता है जब भी एक प्रत्यय जोड़ा जाता है तो जो अ की मात्रा होती है वो आ की मात्रा हो जाती है, यानी बड़ा, है ना। और जो दायित्व, ये भी एकदम सही लिखा है। लेकिन जो ऐतिहासिक है ना, यह गलत लिखा है। ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है ना, ऐतिहासिक होता है। तो ऐतिहासिक लिखा है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? कर्ता कारक का यानी चिन्ह कौन सा है, वही बताना है। तो जो कारक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव अधिकरण में पे पर, वैसे पूछा था क्या? कर्ता, कर्ता ने। तो क्या हो जाएगा इसका? बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्न में पुल्लिंग शब्द
कौन सा। जो लिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, एक पुल्लिंग होती है और एक क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। पुल्लिंग यानी जिसे पुरुष जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग जिसे स्त्री जाति का बोध हो। तो जब भी हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटना होगा हम एक शब्द यूज करेंगे मेरा, मेरी और अच्छा, अच्छी। इसी शब्द को लगाते ही हम छांट लेंगे। यदि ई की मात्रा आई तो स्त्रीलिंग, यदि आ की मात्रा आई तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो गई। तो देखिए दया, दया आई या दया आया, तो आप कहते हैं कि दया आ गई। आ गई मतलब यह क्या है, स्त्रीलिंग। वायु, बह रहा है कि वायु बह रही, वायु बह रही है मतलब यह क्या है, स्त्रीलिंग। प्रार्थना की जाती है या प्रार्थना किया जाता है, तो प्रार्थना की जाती है तो यह भी क्या है, स्त्रीलिंग। नेत्र, नेत्र से दिख रहा है, नेत्र से क्या हो रहा है, दिख रहा है। नेत्र अच्छा है, अच्छा है, अच्छी, ये लगाना था तो नेत्र अच्छी नहीं, नेत्र अच्छा होता, अच्छा बोल दिए इसलिए क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी लगाइएगा, लगा लेंगे है ना। जैसे शोभा, शोभा यात्रा निकाली जाती है। पालन किया जाता है, शस्त्र उठाया जाता है, नृत्य किया जाता है ना, नृत्य किया जाता है, शस्त्र उठाया जाता है, पालन किया जाता है, शोभा निकाली जाती है, शोभा निकाली जाती है। जहाँ पे ई की मात्रा आती है वही स्त्रीलिंग होता है, तो स्त्रीलिंग इसमें क्या हो जाएगा, शोभा हो जाएगा। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो वचन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत होता तो उसमें तीन वचन होते, लेकिन हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, उसी को पूछ रहा है। तो जो प्रत्येक लिखा है ना, प्रत्येक हो गया, जनता हो गया, सहायता हो गया, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव क्या होते हैं, एक वचन में यूज होता है। और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो सदैव बहुवचन में यूज होते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए, जैसे बाल, होश, हस्ताक्षर, प्राण, है ना। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं। तो प्रत्येक हो गया, जनता हो गया, सहायता हो गया, कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण क्या है। वर्तमान, पहले तो इसको हटाइए, इसमें था लगा मतलब ये भूतकाल का है, इसमें गा लगा है मतलब ये पढ़ेगा, ये तो भविष्य का हो गया। इसमें देखिए था इसमें भी लगा है और था इसमें भी लगे, तो ये भी किसका हो गया, भूतकाल का हो गया। हमको बताना क्या, वर्तमान काल का, और इसी में है लगा है और जाता है, वह जाता है, तो वर्तमान काल का क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है, निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है। तो जहाँ भी कर्म दिख रहा होगा वही हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पर सीता पत्र लिखती है, कहीं ना कहीं इसमें कर्ता पूरा काम कर रहा है, लिखने का काम कौन कर रहा है, सीता कर रहे और कर्ता इसमें दिख रहा है, तो कृतवाच्य हो जाएगा। राम पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है ना, तो ये भी कृतवाच्य हो गया। मुझसे बैठा नहीं जाता, और जहाँ भी नहीं शब्द आता है ना, और जहाँ भी भावनाओं को दिखाया जाता है वहाँ पे भाववाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है, भाववाच्य होता है। और जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसको हम कृतवाच्य कहते हैं, जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसको हम क्या कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं। यहाँ पर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, एक पत्र लिखा जाता है, यहाँ पे एक कर्म किया जा रहा है, कर्ता कहता है पता ही नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ भी कर्म मिल जाए और पत्र लिखा जाता है और जिसके साथ से और द्वारा आता है ना, वो भी क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। तो इसका ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। तो वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त। सरल वाक्य एकदम सिंपल सी भाषा लिखी रहेगी, मिश्रित वाक्य एक वाक्य पे एक वाक्य डिपेंड होता है, और संयुक्त वाक्य जो होता है वह और एवं तथा से क्या होता है, हमेशा जुड़ा होता है। तो देखिएगा, लड़का दौड़ता, एकदम सिंपल सी भाषा, तो ये तो सरल वाक्य है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, ये भी एकदम सरल सी भाषा है। मैंने लड़के को बुलाया, ये भी क्या एक सरल सा वाक्य है। लेकिन इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, यानी एक वाक्य पे डिपेंड हो रहा है ना, तो यह कहीं ना कहीं मिश्रित वाक्य है। कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य। और हमें यही छांटना था कि कौन सा इसमें सरल वाक्य नहीं है, तो डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, छट जाएगा। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में क्या अशुद्धि है वही बताना है।
इसको आप पढ़िए एक बार। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य तो गलत है लेकिन इसमें गलत क्या वही बताना है। मैंने की जगह आप चेंज कर सकते हैं तो यह वाक्य सही हो जाएगा। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो मैंने की जगह अगर होता कि मुझे यह काम कर लेना चाहिए तो सही हो जाता। यानी इसमें गलत क्या था, ये मैंने इसमें क्या था, गलत था, यानी ए वाला ऑप्शन इसका छट जाएगा। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, ये तो विस्मयादि का चिन्ह किसका है, विस्मयादि का चिन्ह है। यह किसका है, अर्ध विराम का, किसका चिन्ह है, अर्ध विराम का चिन्ह। यही है किसका, अल्प विराम का चिन्ह। अगर ऐसे एक पाई हम दे दें तो यह क्या हो जाता है, पूर्ण विराम हो जाता है। अगर इसमें बिंदी लगा दें तो यह क्या हो जाएगा, विस्मयादि हो जाएगा। अगर सिर्फ जीरो ऐसे छोटा सा बना रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं क्या होता है, लाघव चिन्ह होता है। तो हमें अल्प विराम छांटना था, तो यही बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्प विराम हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है यही बताना है। तो जो भोजपुरी है बोली जाती है यूपी में, कन्नौजी कन्नौज में बोली जाती है, ब्रज मथुरा उथुरा में बोली जाती है। लेकिन जो मेवाती भाषा है ना कहीं जयपुर की भाषा है। कहाँ की भाषा है, जयपुर राजस्थान उधर बोली जाती है। तो जो मेवाती भाषा है वो उत्तर प्रदेश की भाषा नहीं है। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो विनायक होता है, एक दंत भी उन्हीं की पर्यायवाची है, लंबोदर भी उन्हीं की पर्यायवाची। जो धनद लिखा है ना यह गणेश की पर्यायवाची नहीं है। आत्मभू, स्वयंभू और चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची, यानी ये चतुरानन स्वयंभू किसके पर्यायवाची होते हैं यही बताना। तो चतुरानन, चार हैं जिसके आनंद, यानी चार हैं जिसके सिर। तो ब्रह्मा जी के हैं चार सिर, यानी यह ब्रह्मा की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है, ब्रह्मा की पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है, यानी ट वर्ग में कौन नहीं आता उसी को बताना है। तो ट, ठ, ड, ढ और अड़ा यही सब आते हैं, लेकिन इसमें ध नहीं आता। ध किस वर्ग का है, कहीं ना कहीं ये त वर्ग का है, त थ द ध, तो त वर्ग का है ना। अब उसने साफ साफ कहा कि जो ट वर्ग में नहीं आता उसी को छांटना, तो ध इसमें क्या हो जाएगा, छट जाएगा। राम धीरे धीरे पढ़ता, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है, तो जो धीरे धीरे है ना इसी को बताना है कि क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है। तो संज्ञा किसी के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा होती है कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। जो सर्वनाम होते हैं कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार के। और जो विशेषण होती है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अब जो क्रिया विशेषण ये भी कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। क्रिया विशेषण किसको कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर राम धीरे धीरे पढ़ता है, तो पढ़ना एक क्या है, क्रिया है, जिसके साथ ना लग जाता वही क्रिया होती है। पढ़ना, चलना, लिखना, बोलना ये क्रिया होती है। तो यहाँ पे पढ़ना भी क्या है, एक क्रिया। वो पढ़ तो रहा है लेकिन कैसे कैसे पढ़ रहा है, धीरे धीरे पढ़ रहा है। तो पढ़ने का जो विशेषता बताई जा रही है कैसे पढ़ रहा है, धीरे धीरे। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। लड़का दौड़ता, इस वाक्य में लड़का किस प्रकार का उदाहरण है, लड़का दौड़ता है तो इसमें जो लड़का है वो किस संज्ञा का उदाहरण है यही बताना है। तो जो लड़का है ना कहीं किसका उदाहरण है, जातिवाचक का उदाहरण। किसका उदाहरण है, जातिवाचक का उदाहरण होता है। संज्ञाओं के भेद हैं, देखिएगा व्यक्तिवाचक वह शब्द होता है जो इस दुनिया में एक ही हो, जो इस दुनिया में क्या हो, एक ही हो, और जिसको बोलने पर हमारा ध्यान भटकता नहीं, मतलब एक ही जगह हमारा ध्यान जाता है। भटकने का मतलब समझिएगा, जैसे हम कह दें महल, है ना, महल। अब सोचेंगे किस महल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर अगर कह दें ताजमहल, किसकी बात कर दें, ताजमहल, तो आपका ध्यान एक ही जगह जा रहा है ना। तो जब हमारा ध्यान एक ही जगह जाता है और इस दुनिया में वो एक ही है तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। और जब किसी चीज़ को बोलने पर हमारा ध्यान भटकने लगता है कि किसकी बात कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं शहर, तो बताइए हम किस शहर की बात कर रहे हैं, आपका ध्यान भटक रहा है। लेकिन इसी जगह हम कहते हैं दिल्ली, क्या कहते हैं, दिल्ली, हमारा ध्यान एक ही जगह दिल्ली पे जा रहा है और दिल्ली एक ही है। तो जो चीज़ एक ही है और जहाँ हमारा ध्यान एक ही जगह जाता है उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। और जब हमारा ध्यान भटकता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक। यानी उस जाति के बहुत से है ना, तो यानी वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। भाववाचक,
जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, जिस चीज़ को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, दुख, दर्द, खुशी, यानी जो कुछ भी हर्ष उल्लास जो कुछ भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जहाँ भी समूह का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा हो गया, परिवार हो गया, सेना हो गया, जहाँ भी समूह का बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, उसको बताना है। कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, उसी को बताना। तो जवान की एक जाति होती है, ठीक, बालक की भी एक जाति होती है, मनुष्य की भी एक क्या होती है, जाति। लेकिन यहाँ पे जो सुंदर है, सुंदरता, सुंदर कहीं ना कहीं किसको दिखा रहा है, विशेषता को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, विशेषण को दिखा रहा है। तो सुंदर एक तो विशेषण हो गया, और हमें वही छांटना था कि इसमें जातिवाचक नहीं। तो जो सुंदर है क्या है, एक विशेषण, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, उसी को बताना है। तो जो पौधा है, लड़का है, और जो पुस्तक, ये कहीं ना कहीं कैसे शब्द हैं, एक वचन है। लेकिन जो इसमें प्राण है, प्राण क्या होता है, बहुवचन, और ये हमेशा बहुवचन ही रहता है। प्राण हुआ, होश हुआ, हस्ताक्षर हुआ, ये सब हमेशा क्या रहते हैं, सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो आज ये हिंदी का पहला मॉक टेस्ट था। आशा करेंगे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगला इसी क्रम में भी मॉक टेस्ट यानी जो भी प्रैक्टिस सेट होगा हिंदी का आएगा। लेकिन आप एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये हिंदी का टेस्ट कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला, ये अगली आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। जो भी आपका फीडबैक होगा वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।